जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। आज मेरे साथ हैं भाई व्यालोक पाठक जी। नमस्कार। आपका एक छोटा सा परिचय है। आप पेशे से पत्रकार हैं, लेखक हैं। आपकी एक बहुत चर्चित पुस्तक है वो 47 दिन। जी, अब तो खैर नई किताब आ गई, बोहेमियन। अच्छा, बोहेमियन। जी, वो मतलब छात्र जीवन पर है, पॉलिटिक्स पर है, प्रेम पर है। और वो किताब शायद मैं लाना भूल गया, लेकिन अच्छा, वो छप चुकी है। जी, छप गई। वो एक अंग्रेजी फिल्म भी थे ना, बोहेमियन रैप्सोडी, जी, जिसको ऑस्कर मिला था, बड़ी चर्चित, मैंने देखी है। तो और आपको शायद मैंने उसका लिंक भी भेजा होगा, या मैं भूल गया होऊंगा हमेशा की तरह। नहीं भेजा भूल जाता था, हूँ। आपने मुझे भेजा था। हाँ, तो बोहेमियन का तो तो वो नई किताब आज ना हम ये व्यालोक भाई से एकदम एक ऑर्गेनिक बातचीत करने जा रहे हैं। और जब हमने ये बातचीत शुरू कर दी है, पर अभी तक व्यालोक भाई को ये पता नहीं है कि टॉपिक क्या है। जी, तो व्यालोक भाई एक बार बताइए, व्यालोक भाई का एक परिचय है कि व्यालोक भाई जेएनयू में पढ़े, और हम लोग जो राइट विंगर थे ना, उनके लिए जेएनयू की दुनिया बड़ी रहस्यमय दुनिया है। तो और बहुत सारे राइट विंगर्स कहते हैं कि देशद्रोहियों की संस्था, इसको तो बंद कर देना चाहिए। और मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले हैं जो ये कहते हैं और बड़ा प्राउडली कहते हैं कि जेएनयू इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इंडिया कुड एवर हैव। राइट। तो आपने वहां पे शायद एबीवीपी की राजनीति भी की है, जी, और आपने तो जेएनयू को बहुत नजदीक से देखा है। जी। तो आज की बातचीत जेएनयू पे होगी। देखिए, जेएनयू के बारे में जो भी इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि देशद्रोहियों का अड्डा है, या उसको मिटा देना चाहिए, हाँ, उसको बंद कर या देना उसको चाहिए। बंद कर देना चाहिए, ये सब मिस इन्फॉर्म्ड और इल इन्फॉर्म्ड लोगों की टिप्पणी है। अच्छा जी। ये ज़रूर है कि जेएनयू में वैसी विचारधारा के लोगों की प्रबलता रही है जो बेशक देशद्रोह के ब्रैकेट में आ सकते हैं, लेकिन वह एक समय था, एक समय पूरी दुनिया उसी विचारधारा की थी। पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का बोलबाला था। क्या बोलीविया, क्या क्यूबा जी। और क्या अमेरिका। अमेरिका में भी तो लोगों ने ट्रंप के विरोध में बहुत कुछ किया है। बात उधर जाएगी, फिलहाल मैं जेएनयू पर खुद को रखता हूँ। जी। उसी जेएनयू का मैं भी हूँ। और आपने दक्षिण पंथियों की बात की, राइट विंगर्स की बात की, तो मैं ठीक ठाक, आप जैसे लोग मुझे ठीक ठाक प्यार करते हैं, और मेरी राजनीति हमेशा से वही रही है, तो मैं भी तो उसी जेएनयू का प्रोडक्ट हूँ। और मैं एक दो नाम नहीं, कई नाम गिनाऊंगा। एस जयशंकर वहीं के हैं। एस जयशंकर से बेबाक आपको विदेश मंत्री कौन मिला है? वो जिस तरह से आजकल पूरी दुनिया में भारत का रुतबा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन वो भी वहीं के हैं। आपकी निर्मला सीतारमण जो हैं, हालांकि वो उस समय एक फ्री थिंकर्स नाम का ऑर्गेनाइजेशन होता था, उसकी थी, बट वो वहीं की हैं। और मैंने, आपने सही कहा, हाँ, मैंने विद्यार्थी परिषद की राजनीति की, मैं महासचिव रहा, मैंने और भी बहुत कुछ किया। मैंने वहाँ दुर्गा पूजा की स्थापना करवाई, और वो वैसे तो सामूहिक प्रयास था, लेकिन उसमें एक जो टूल आप कहेंगे जिसे, कि नियति का टूल बनना, तो मैं वो भी बना। उसके लिए बहुत सारा हंगामा भी हुआ, बहुत सारे। बोहेमियन में इसी सब की कहानी है, मतलब एक पार्ट वो भी है। और जेएनयू के बारे में अगर जानना समझना है तो बोहेमियन आप खरीद कर पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके 200 पन्नों में करीब 150 पन्ने जेएनयू के हैं। अच्छा। और जेएनयू क्या है? क्योंकि जेएनयू के बारे में लोगों को बहुत तरह की गलतफहमियां हैं। जेएनयू एक एनिग्मा है, एक रहस्य है। आपने कहा भी कि एक रहस्य है, रहस्य नहीं है। जेएनयू बहुत अच्छा शिक्षण संस्थान है, जिसमें कुछ एक मार्क्सवादी, कुछ एक लंपट घुसे हुए हैं। उन लोगों को निकालने की बात हो, जिस दिशा में प्रयास भी हो रहा है और जिस दिशा में कई सारी चीज़ें भी की जा रही हैं, वहाँ पर कई नए सेंटर्स भी खुले हैं। आपने कभी जेएनयू के साइंस सेंटर्स का नाम सुना है? आपने जेएनयू के नाम पर किनको सुना है? आपने जेएनयू के नाम पर कमल मित्रा चिनॉय को सुना होगा, हिंदी के कुछ प्रोफेसर्स को सुना होगा, पुरुषोत्तम अग्रवाल को सुना होगा, या फिर आपने जो घोष हैं उनको सुना होगा, एक आध इकोनॉमिक्स वालों को सुना होगा। आपने वहाँ के साइंस वालों को कभी सुना है?
आपको ये पता है कि जेएनयू सबसे ज़्यादा पेटेंट हर एक साल हासिल करता है साइंस में। वहाँ का स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज जो है, वहाँ का स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है, वहाँ का कंप्यूटर साइंस जो है, क्या आप इनके बारे में कुछ जानते हैं? कोई भी इनके बारे में कुछ जानता है? और क्या आप ये जानते हैं कि साइंसेज में विद्यार्थी परिषद एक छत्र राज करती है? अच्छा, मतलब वहाँ अगर एक स्कूल से 5 काउंसलर्स बनने हैं तो वो 5 के 5 यूनानिमसली विद्यार्थी परिषद के चुने जाते हैं। कम से कम हमारे समय तक तो ऐसे ही होता था। और विद्यार्थी परिषद के हम लोग जो अपना खाता दिखाते थे या खुद को दिलासा देते थे, तो साइंस स्कूल से हमारे लगभग 15 या 20 काउंसलर्स होते थे। उनके दम पर हम, क्योंकि हम SSS में गायब होते थे। SSS मतलब स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। जो जेएनयू की बीमारी है वो बीमारी मौजूद है हिस्ट्री में, वो बीमारी मौजूद है इकोनॉमिक्स में, वो बीमारी मौजूद है एक हुपा करके हम लोग बोलते थे स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस का, हिंदी, उर्दू, पर्शियन, अरेबिक। ये 4-5 सेंटर हटा दीजिए तो फिर जेएनयू जैसी कोई जगह नहीं है। और जेएनयू वैसे भी कोई जगह नहीं है। मतलब आप ये देखिए कि तमाम चीज़ों के बावजूद, वो तो एक बार मुनीरका वाले भी चढ़ गए थे जेएनयू पर और जेएनयू के वैसे तत्वों को मारने के लिए या गेट पर आ गए थे, लेकिन इन सब से अलग आप जेएनयू को कन्हैया से मत कीजिए। और आपके चैनल पर हूँ इसलिए मैंने उसका नाम ले लिया, वरना मैं उसका नाम भी नहीं लेता हूँ। वो मतलब छेड़खानी करने वाला लड़का है, वो दंडित हो चुका है लड़कियों के सामने मूत्र विसर्जन करने को लेकर। तो जेएनयू की पहचान वो नहीं है, कन्हैया नहीं हो सकता है। जेएनयू की पहचान एस जयशंकर हो सकते हैं, जेएनयू की पहचान निर्मला सीतारमन हो सकती हैं, जेएनयू की पहचान रंगनाथन हो सकते हैं, जेएनयू की पहचान व्यालोक हो सकता है, जेएनयू की पहचान संदीप महापात्रा हो सकते हैं, जेएनयू की पहचान शिवशक्तिनाथ बख्शी हो सकते हैं। जेएनयू इन सब में, और मैं आज जो कुछ भी हूँ वो जेएनयू की वजह से हूँ। लेकिन और ये एक बड़ा लेकिन है जी, कि हम लोगों ने वहाँ की स्टूडेंट्स यूनियन में जो प्रस्ताव पारित करवाए हैं कम्युनिस्टों ने, अगर आप लोग सुन लें या देख लें तो आंख से कान से खून निकल जाए। क्योंकि उनके लिए 25 देशों का एक समूह है भारतवर्ष जी, और ये 99-2000 तक हमने देखा है, जब अटल जी की पहली बार सरकार बनी थी तब भी यही सब हुआ था। और वहाँ कश्मीर के अलगाववादियों को भी बुलाया जाता था, JKLF के लोगों को वहाँ मंच मुहैया करवाया जाता था। लेकिन जब अशोक सिंघल पहुँचते थे तो उसके लिए मारपीट भी हुई है, लोग उनकी गाड़ी के आगे लेटे हैं, हमारे ऊपर पथराव हुआ है, विद्यार्थी परिषद के लोग सस्पेंड हुए हैं। जब मुरली मनोहर जोशी HRD मिनिस्टर थे तब इन लोगों ने उनको उनके घुसने को लेकर आपत्ति की, इंदिरा गांधी तक को रोका था इन्होंने। तो बेसिकली ये जो जेएनयू की तुलना आप कीजिए आज उत्तर पूर्व के या कश्मीर से, आपने क्या किया था? 70 वर्षों तक उसको छोड़ दिया था। उत्तर पूर्व में क्या हो रहा है आपको पता था क्या? हाँ, हमारे लिए तो बहुत दूर का एक प्रदेश था। कश्मीर में क्या हो रहा था पता था क्या? भाई कश्मीर में 2 जवान मरे, 10वें या 11वें पेज पर हम लोग देखते थे, सिंगल कॉलम स्टोरी होती थी, खत्म। जी, या कश्मीर में बम विस्फोट हुआ, 14 हलाक, यही होता था ना जी। आपने उसको जब एसिमिलेट किया 2014 के बाद, अभी मणिपुर में इतनी आग लगी हुई है, बहुत सूरमा जागे हैं अचानक से 2 महीने बाद, 70 दिनों बाद, ये तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, देश का सिर शर्म से झुक गया। भाई देश का सिर तो पिछले 70 साल से भी था, और वही लोग जब दिल्ली में पहुंचते थे तो तुम लोग उनको चिंकी भी कहते थे, तब तुम्हारा सिर नहीं झुकता था। और विद्यार्थी परिषद का हर एक कार्यकर्ता उत्तर पूर्व के मेरे भाई बहन ही कहता है। संघ का हर एक कार्यकर्ता उत्तर पूर्व के हमारे भाई बहन ही कहता है। आप किसी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के मुंह से या संघ के कार्यकर्ता के मुंह से, मैं बीजेपी के लोगों की गारंटी में नहीं लेता क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन इन दोनों के मुंह से आप चिंकी वर्ड नहीं सुनेंगे। फिर आपने उनको एसिमिलेट किया, इसलिए आज रोज मणिपुर पर इतनी बहस हो रही है। मतलब सो कॉल्ड
नेशनल मीडिया उस पर इतना लिख रहा है, आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? बिल्कुल। वही बात जेएनयू के साथ है कि हमने उसको रख दिया। कोई एक पागल नेता आता है, कहता है कि जेएनयू में 3 लाख कॉन्डोम मिले। अरे भाई, 6,000 वहाँ के स्टूडेंट हैं, उसमें से मान लीजिए कि 50% आबादी पुरुषों की है, 50 महिलाओं की। ये कितनी बार वो क्रियाएं करते होंगे कि 3 लाख कॉन्डोम मिल गए भाई। हाँ। और कौन उनको गिनने वाला था? हाँ, मतलब आप यूज कॉन्डोम अगर मिल गए तो गिने किसने? ये तो एक सवाल है, बड़ा वाजिब सवाल है। मतलब आप खड़े होके हर एक जगह से कूड़ेदान से वो कॉन्डोम लेके और फिर आपने गिना होगा, तभी तो, वरना आप कैसे गिनेंगे? या फिर दूसरी जो छवि है जेएनयू की, कि जेएनयू में जाओ तो जैसे रजनीश के बारे में कहा जाता है, आचार्य रजनीश के बारे में, कि उनका अड्डा फ्री सेक्स का अड्डा था। तो जेएनयू में आप घुसे और जैसे मतलब पूरी दुनिया बदल गई, वहाँ लोग लगे पड़े हैं। हाँ। यहाँ लगे हैं, वहाँ लगे हैं, इधर लगे। भाई वहाँ सार्वजनिक तौर पर कोई चूमता भी नहीं एक दूसरे को, इतनी गरिमा है वहाँ लोगों में। तो जो एक कैंपस की गरिमा होती है, जो हमारी नेशनल यूनिवर्सिटीज की, वो है। हाँ, बस ये है कि मैच्योर लोग रहते हैं, तो वहाँ हॉस्टल्स में जाना आना इतना बुरा नहीं माना जाता। और हॉस्टल्स में लोग जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, वो रहते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्डोम 3 लाख मिले और आप जैसे घुसेंगे तो मतलब कोई, देखिए अभी जेएनयू की जो छवि है वो क्या छवि है, मैं बता रहा हूँ कि जेएनयू का सिंह द्वार खुला और खुलते ही पहला जो 10वां कदम आपने रखा तो किसी ने आपको दारू थमा दी। आप 20वें कदम पर गए तो कोई मतलब कोकीन या हेरोइन लेके बैठा है, यही छवि है। और 50वें कदम तक कोई लड़की आ गई और आप सेट हो गए। यही छवि है ना। अच्छा, ये छवि बनाई किसने आखिर? ये छवि क्यों बनी? जेएनयू जैसे संस्थान की ये छवि क्यों बनी? 2 कारण हैं। एक तो जो हमारा तथाकथित चौथा खंभा है उसकी महानता है, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा ना कि जो जीवन में कुछ नहीं कर पाया वो पत्रकार बन गया। 3 पेशे माने जाते हैं हमारे यहाँ, वकील, ठेकेदार और पत्रकार। अच्छा। जो जीवन में कुछ नहीं कर पाया वो यही तीनों पेशे चुनेगा। अब मेरी तरफ मत देखिए, क्योंकि मैंने 23 साल की कड़कती जवानी में ये प्रोफेशन चुना था। अच्छा जी। और मेरे पास सारे ऑप्शंस थे, और मैं सो कॉल्ड तथाकथित तौर पर मैं जेएनयू भारत के 2 सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों का प्रोडक्ट हूँ, जेएनयू और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि वहाँ की जो रिपोर्टिंग होती है, जैसे रिपोर्टिंग का जो कल्चर होता है, तो किसी ने ये नहीं कोशिश की कि मैं एक रात जेएनयू की नाइट लाइफ देख लूँ, या मैं एक रात जेएनयू पर दूँ, या मैं दिन भर जेएनयू के अलग अलग हॉस्टल्स में जाऊँ, देखूँ क्या रूटीन है, या उसके हॉस्टल्स में जाऊँ, या उसकी लाइब्रेरी में जाऊँ, उसके क्लासरूम्स में जाऊँ। किसी ने इतनी मेहनत नहीं की। जेएनयू सबसे ज़्यादा कब आता है सुर्खियों में? जब मारपीट हो या फिर वहाँ का इलेक्शन, राइट? अब आप इलेक्शन में गए, 3 कैंप लगे हुए हैं, कम्युनिस्टों के, कांग्रेसियों के, जिसमें कोई नहीं होता है, लेकिन कैंप वो सजा धजा के रखते हैं, और इधर विद्यार्थी परिषद वालों के। और वहाँ की मित्रता बहुत सहज है, सब लोग हॉस्टलर्स रहते हैं। तो मान लीजिए ठंड का मौसम है तो एक चादर में देखा कि बगल में लड़की है, लड़का है, बहुत जेंडर सेंसिटिव है लोग, बहुत ज़्यादा जेंडर कॉन्शियस नहीं है। जेंडर सेंसिटिव है, जेंडर कॉन्शियस नहीं है। तो वो लड़की भी उसी शॉल में आ गई। अब कोई भाई गया या कोई बहन गई, 2 जने एक शॉल में हैं, अच्छा गुरु, मतलब सीन है, भाई ने कर दिया खेल। लड़की, आप किसी हॉस्टल में गए, लड़की किसी कमरे से निकल रही है या अंदर जा रही है, आपके खुराफाती दिमाग ने कुछ सोच लिया। और नशे को लेकर भी जेएनयू बहुत ये नहीं था, मतलब जब तक आप सार्वजनिक न्यूसेंस न कर दें, सार्वजनिक तौर पर मतलब एकदम छीछालेदर न कर दें, तब तक वहाँ कोई बहुत इस बात को मानता नहीं था कि नशा मतलब कोई ये है। करते हैं आमतौर पर लोग, और स्टूडेंट लाइफ में सबने ट्राई किया होगा, आपने किया होगा, मैंने नहीं, जिसने किया है भाई वो बहुत महान है। ये मैं कह सकता हूँ
कि उसने नहीं किया, लेकिन फिर वो शेर भी है ना कि ए काफिर तूने तो पी ही नहीं, तुझे इसका क्या मतलब पता है। जब तुमने पी ही नहीं तो तुझे इसका मतलब क्या पता होगा। तो अच्छा, गांजा वाजा हमारे देश में बहुत टैबू नहीं माना जाता था पिछले, मतलब अगर आप 20-30 साल पहले तक देख लें तो चाय की दुकानों में चिलमधारी लोग मिल जाते थे, कम से कम ग्रामीण भारत में तो आज भी आम ग्रामीण भारत में आज भी आम बात है। भांग गांजा देसी के तौर पर, मतलब मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ भांग सरेराम बिकती है, लोग 5 रुपए का 10 रुपए का खरीदते हैं, खाते हैं, लस्सी में लोग पीते हैं, बनारस में भांग मिलती है। तो उस तरह से अब उसमें कुछ हाई एंड यूजर हो गए भाई। 1200 रुपये में मैं महीने का खर्च चलाता था। कोकीन का एक शॉट में लेने जाता अगर तो वो 1500 का पड़ता। कहाँ से कोई स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट थे वो सब के सब एक ही बैकग्राउंड के थे लगभग, मोर और लेस। मेरे पिता प्रोफेसर थे, अमूमन सबके वही, किसी के प्रोफेसर, किसी के टीचर, किसी के खेतीहर, कोई कोई थे जो नेता अभिनेता टाइप के थे। भाई अजीत जोगी का बेटा भी हमारे साथ पढ़ता था, तो पढ़ता था, लेकिन उसको क्यों इस नाते नहीं देखता था कि हाँ अजीत जोगी का। कुछ एक लोग रहते थे उसके आसपास कि भाई चाय पिला देगा या कर देगा, बाकी वो चुनाव तक नहीं लड़ सका। NSUI को 50 वोट आते रहे। तो इन सब चीज़ों से JNU का चरित्र समझना चाहिए कि वहाँ आप, JNU एक चीज़ सिखाता था, वो थी द वर्ल्ड इज फ्लैट, और आप विनम्र भी होते हैं और आप किसी का लोड भी नहीं लेते हैं। ये 2 चीज़ें JNU ने मुझे सिखाई हैं। यानी कि मैं बैठा हूँ ढाबे पर चाय पीते हुए, और अभी जो फावेद अख्तर साहब हैं बहुत नामी गिरामी हो गए हैं, मुंह चबा चबा कर बोलते हैं, हो सकता है कि वो वहीं टहलते हुए मिल जाएं, बैठे हैं। उसी तरह जो बड़े बड़े तथाकथित हिस्टोरियंस थे, जिन लोगों के हम ऑ में थे, इन ऑ कहते हैं ना, रोबिला थापर थी या फिर विपिन चंद्रा थे या जो भी, इन लोगों की कलई खुली वहाँ, राइट। उसके बाद आप बैठे हुए हैं, अचानक पता चला कि अरे चलो यार सामने वाले हॉल में या सामने वाले फील्ड में रिचर्ड गेर आया हुआ है, तो आप रिचर्ड गेर के पास गए। कभी दलाई लामा आए हुए हैं, हमेशा कोई ना कोई सेमिनार चल रहा है, कोई, तो आप चीज़ों को लेके, जीवन को लेके बहुत सहज हो जाते हैं। अच्छा, रिचर्ड गेर आया तो उसके लिए ऐसा नहीं कि मतलब तमाम आशियाना तंबू वंबू। वहाँ की जो सबसे बड़ी देन है, पब्लिक मीटिंग्स जो होती थी JNU की हमारे समय, 9 बजे तक लड़के मेस में खाना खा रहे हैं और 10 मिनट के अंदर उसकी सफाई कर उसी को एक साथ जोड़ दिया जाता था, और उसमें देश के वित्त मंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, जिनको भी बोलना है वो उसी मेस में आएंगे। एक बिस्लेरी की बोतल भी नहीं रखी जाएगी। वो जिस जग से हम लोग पानी पी रहे हैं वही जग रख दिया जाएगा। टेढ़ा है तो टेढ़ा ही सही, पर उस जग में पानी रहेगा। कोई टेबल क्लॉथ भी नहीं रहेगा, कोई पुष्पगुच्छ अर्पित नहीं करेगा। वो प्रोग्राम शुरू होने के पहले आएंगे। विनोद खन्ना को इस तरह हमने बुलवाया है, शत्रुघ्न सिन्हा को बुलवाया है। हमारा जो कमरा है, जिस भी लड़के का कमरा होगा जो उस समय वो पॉलिटिक्स में है, उसके कमरे में वो बैठेंगे। सुषमा स्वराज बैठी हुई हैं, अरुण जेटली बैठे हैं इस तरह से, और वो बैठेंगे। 10 मिनट बाद इधर जब लड़के जुट जाएंगे तो उसी कमरे से वो निकलेंगे और बीच में इसमें आएंगे और वो अपनी बात कहेंगे। ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। और आज तक हमने नहीं देखी वो भीड़ वाली मानसिकता कि आजकल वो हो नहीं जाता है सेलिब्रिटीज़ को देख के। हमने JNU में ये कभी नहीं देखा। हाँ, बस एक बार जब विनोद खन्ना आए थे तो उनका व्यक्तित्व देख के लड़कियां लड़के सब ये, और उनको छूने की कोशिश हुई थी, बट केवल छूने की कोशिश। आज आप ऐसी कोई कोशिश कर लें, ले आइए किसी भी चौक चौराहे पर रणवीर कपूर को या किसी को, लोग उसकी धज्जी धज्जी उड़ा देंगे। लेकिन JNU में ये लोग आते थे बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी इसके, और मज़े से जाते थे। तो ये 2 चीज़ें सिखाई हैं। आपका सवाल फिर से वही कि ये छवि कैसे बनी, तो आधी अधूरी रिपोर्टिंग की वजह से,
जो बातें मैंने बताई वो किसी ने नहीं लिखी। और इसके अलावा एक प्रवृत्ति होती है आदमी की कुंठा की, तो जो जेएनयू नहीं पहुंचा तो गरियाओ। भाई आप हैं, मैं दद्दा नहीं बन सका तो मैं क्या करूंगा, मेरे लिए सबसे आसान काम क्या है? 4 गाली आपको देने में कितना मेरा वक्त जाएगा या कितनी मेहनत लगेगी? तो मैं गाली लूंगा। तो जेएनयू में जो नहीं पहुंच सके, जो बात नहीं कर सके, उन्होंने उसके बारे में तरह तरह की बातें की। ठीक है, सेक्सुअली एक्टिव वो कैंपस है अनडाउटेडली, कॉन्डोम्स भी मिलते थे क्योंकि वहाँ विवाहितों का एक हॉस्टल है महानदी, जहाँ बाकायदा विवाहित जोड़े रहते थे। पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो वहाँ रहते थे। उनके लिए पूरा किचन विचन, एक रूम का पूरा फ्लैट नुमा ही उनका स्ट्रक्चर था, वो भी रहते थे। और प्रोफेसर्स हैं भाई, प्रोफेसर्स की तो मतलब जो ये इमेज बनाई गई कि जेएनयू जो है फ्री सेक्स का और अड्डा है, ये सब ये झूठी बातें हैं, बिल्कुल झूठी बातें हैं। और मुझे तो आज तक, मतलब मैं 5 साल जेएनयू में रहा, मुझे तो फ्री सेक्स क्या, सेक्स टाइप की भी चीज़ नहीं दिखी। अच्छा, एक ये इमेज बनाई गई कि वहाँ पीएचडी के स्टूडेंट जो है वो 40 के साल के हो जाते हैं और 20 साल तक छात्रवृत्ति लेते रहते हैं, ये भी एक इसके बारे में ये सब झूठ है। 40 साल तक नहीं रहते हैं, बट हाँ 32-33 तक रह सकते हैं और रह लेते हैं। इसलिए रह लेते हैं क्योंकि वो आपके यूपी और बिहार में लोग 30 साल तक यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं क्या? माँ बाप का पैसा नहीं गलाते हैं क्या? गलाते ही हैं। वो जो भी सोसाइटी है, तो वहाँ भी जो 32-35 साल तक है वो बिहार का या यूपी का ही आदमी है। आप कन्हैया को देख लीजिए कहाँ का है, आप खोजिए, वो पक्का बिहार का होगा या यूपी का होगा, क्योंकि उसको पता है ना कि उसको क्या करना है। तो वो किसी भी, आप डीयू में जितने नेता होते थे वो बुद्धिस्ट स्टडी पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे बुद्धिस्ट स्टडी? और ऐसा क्या उस कोर्स में था कि सारे नेताओं को ही पैदा करता था? सोचना चाहिए ना। वो इसलिए पढ़ते थे कि उसमें क्लास जाने का झंझट नहीं होता था, उसमें आपको पास कर ही दिया जाता था क्योंकि उस स्टडी को बचाना है, कोट अन कोट। तो उसी तरह जेएनयू में हाँ 32, 33, 34 के लड़के मिलते हैं। छात्रवृत्ति 2 तरह की मिलती है वहाँ। भाई आपने नेट जेआरएफ किया है तो आपको मिलेगी। दूसरी जो आजकल एमफिल तो बंद हो गया, उस समय तो और कोई छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी। गरीब बच्चों को तो कुछ थी फ्रीशिप टाइप की, और बाकी नेट जेआरएफ था। अभी ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल रही है भाई। अभी तो केवल एडमिशन कराने पर सुनते हैं कि 7-8 हज़ार रुपया महीना मिलने लगता है। आप अगर रिसर्च में एडमिशन करवा रहे हैं या एमए में एडमिशन करवा रहे हैं तो शायद मिलता है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मिलता है। और हम लोगों के ज़माने से तो अभी ज़्यादा स्कॉलरशिप दे रही है सरकार। और ये बुढ़ों का वो जो मीम चलते हैं कि नहीं मैं इसको नहीं मिलवाने आया हूँ, मैं बाप से मिलने आया हूँ, ये सब बहुत ही बेकार बातें हैं। ये सब आप उसको ही देख लीजिए, वो जो लड़की छेड़ने वाला है वो कितने साल का है? अभी भी वो 35-36 का होगा, इससे ज़्यादा का थोड़े है। और 4 साल पहले वो कितने का होगा? 32-33 का होगा। तो 32-33 के लड़के तो आम बाकी यूनिवर्सिटीज में भी मिल जाते हैं, जो रिसर्च बाकी यूनिवर्सिटीज में भी मिलते हैं भाई। आप देखिए, आप एक नॉर्मल अगर कोर्स में चलेंगे तो मैंने अपना एमए कर लिया था 21वें साल में। अब अगर उसके बाद में एमफिल करता है तो 23 में करता है, और अगर पीएचडी करता है तो 28 में करता है। कुछ लोग इधर उधर करके, कुछ एग्जाम दे के, कुछ लेट एडमिशन दे के, मान लीजिए 30 हो गया। हमारे समय जेएनयू की जनसंख्या थी 6000 सब मिला के जी स्टूडेंट्स। उसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ अलग था। टीचिंग स्टाफ मेरे हिसाब से 500-700 होंगे, और बाकी लोग थे जो भी। उस 6000 में मुझे लगता है कि 60 लोग ऐसे होंगे जो ओवर एज होंगे। बाकी तो 1200 लोग हम लोग थे। हम लोग बोले तो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज वाले, जो एकदम 16 साल की कड़कती जवानी से लेकर 23 तक, 23 के बाद उनका गुजारा ही नहीं था। वहाँ करोगे क्या भाई? लैंग्वेज करके कोई पीएचडी में बहुत कम लोग जाते थे ना। हम लोग तो
कट लेते थे नौकरी करने एमएनसीज में, कहीं भी कोई इंटरप्रेटर बन गया, कोई टूर डायरेक्टर बन गया, कोई विदेशियों को घुमाने लगा, इस सब तरह की बातें होती थी। तो ये 3 धारणाएं बहुत गलत हैं कि एक और अवधारणा है जेएनयू के बारे में कि आज तक उन्होंने कितने पेटेंट लिए, क्या उनके पेपर्स लिखे गए, क्या रिसर्च करी, और क्या नाम साइंस में उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं। यही बात तो, वही तो मैंने पहले ही बोला कि आप वहाँ के साइंस स्कूल के बारे में जानते ही कितना है। अभी जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, कौन है वो इससे पहले जेएनयू के वीसी थे जी। जाइए जरा गूगल कीजिए कितने पेटेंट हैं उनके नाम पर। 24 या 25 पेटेंट तो उस आदमी के हैं जिसको आप सबसे घटिया मानते हैं। मातिल्दा जी को कम गालियां थोड़े पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिक्ट थे। क्यों? क्योंकि वो इन लोगों की बातें नहीं मानते थे। तो कम्युनिस्टों ने तो बहुत गरियाया है, लेकिन उनके पेटेंट जाके देखिए। आप साइंस स्कूल चले जाइए, आप स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज जाइए, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जाइए, स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस जाइए। आईआईएम के प्रोफेसर्स कहाँ से आते हैं भाई? आईएसएम, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद, ये तो बहुत प्रतिष्ठित ये है ना। वहाँ जेएनयू के लोग पढ़ा रहे हैं, आईआईटीज में पढ़ा रहे हैं। आप चावल के 100 दाने हैं, उसमें से 3 बहुत घुन खाए निकल गए या तो आप कहेंगे कि पूरा चावल खराब है? ऐसा थोड़े होता है। अच्छा, और ऐसे कौन से अनछुए पहलू हैं या जिनके बारे जो सचमुच हैं जो हम नहीं जानते, आम जनता नहीं जानती, वो बताइए जरा। पहले तो मतलब हास्य वाली बातें बता दूं कि पहले तो ये है कि भाई जेएनयू में जो जाता है वो मतलब अपने जीवन में थोड़ा सा, मैं एक्सप्लिसिट होकर बोल देता हूँ कि सेक्सुअली बहुत एनर्जेटिक रहता है, एक्टिव रहता है और उसको कोई कमी नहीं होती है। ये सोच के जाते हैं लोग। सोच है लोगों की, या सोच के जाएं या ना जाएं, क्योंकि 16 साल का बच्चा क्या सोचेगा। ठीक। या खगड़िया में अब तो दुनिया एक हो गई है ना। हम लोगों के समय तो पता नहीं था कि जेएनयू में क्या होता है नहीं होता है। तो ये धारणा है। सच जब वहां जाते हैं तो क्या होता है? सच ये है कि उसी जेएनयू में फोसला बनता है। फोसला का मतलब फ्रस्ट्रेटेड वन साइड लवर्स एसोसिएशन। अच्छा भाई, फोसला फ्रस्ट्रेटेड वन साइड लवर्स एसोसिएशन जेएनयू में, उसी जेएनयू में बनता है। अच्छा जी। फिर कि भाई अब खगड़िया का एक बालक पहुंचा, ठीक, टीन का बक्सा लिए हुए उतरा मिंटो रोड, और उसके बाद वो गया अपना। और जब वो खगड़िया से चला था तो वो ये सोच के चला था कि बस अगले दिन मेरे को गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। अभी जाएगा तो सोच के जाएगा, हमारे समय जाएगा तो उसको कुछ नहीं पता। अच्छा। वो तो मतलब कुएं से निकला है और कहाँ जा रहा है उसको पता ही नहीं है। हाँ। अब वो जब जाएगा या वो जब जाता है तो यही होता है कि भाई आई दिल्ली की एक कन्या। हाँ। वहाँ तो दिल्ली की कन्याएं भी पढ़ती हैं ना। हाँ। या इसको थोड़ा जेंडर सेंसिटिव कर देते हैं तो खगड़िया की लड़की है और दिल्ली का लौंडा है, या हरियाणा का जाट आया बॉडी शॉडी बना के, वो शर्ट खोल के चश्मा लगा के अच्छी खुशबू से तरबतर हैं, बुलेट से आया। अब वो देख के परेशान है उसने। तो ऐसे जितने जीव होते थे इन्होंने बनाया फोसला, फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड लवर्स एसोसिएशन। हाँ। और ये है जेएनयू की सच्चाई। अच्छा जी। बेसिकली वहाँ सारे बच्चे होते हैं। एवरेज एज अगर आप निकालेंगे तो आप स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में 1100 सीट लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, और वो सब 16 से लेके 20 के बीच के होते हैं, 20-21। SIS में बस MA में आते हैं वो लोग, तो BA ख़त्म करके मतलब 21 से 25, और वही बाकी सारे स्कूल्स में। अब तो वहाँ मैनेजमेंट का स्कूल भी है और एक कोई इंजीनियरिंग का भी शायद खुला है, ऐसा मुझे पता चला है जी। तो एक तो ये हो गई फोसला की बात। दूसरे वहाँ ये है कि सामूहिकता बहुत ज़बरदस्त रहती है। तो वहाँ सामूहिकता किस किस चीज़ की बनती है? वहाँ सामूहिकता बनती है हॉस्टल के नाम पर। कि हम सतलज वाले हैं तो सतलज वाले को
कोई कुछ नहीं कहेगा, हम बाबा हैं यहाँ के, तो हम पेरियार वाले हैं तो हम बाबा हैं। तो मारपीट भी होगी तो हॉस्टल के नाम पर होगी, स्कूल्स के नाम पर बनती है पहचान। स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के हैं, अच्छा ये तो साले छिछोरे हैं SIS वाले बर्बाद हैं, SSS वाले हैं यार ये पढ़ाकू। अच्छा, SIS वाले बर्बाद क्यों हैं? क्योंकि इंटरनेशनल स्टडीज और इंटरनेशनल रिलेशन किसको समझ में आता है? वो चीज ही समझ में नहीं आ रही है। और तुम अफ्रीका के बारे में क्यों पढ़ रहे हो यार? तुमको क्या मतलब कि घाना में क्या हुआ है या नहीं हुआ है? हाँ। तो भाई SIS वाले बर्बाद है, मतलब इनको कहीं कुछ नहीं मिला तो चलेगा। SSS वालों ने औरा बना के रखा हुआ है कि भाई हम फलाने हैं, चिलाने हैं, हाई हैं, हाउ हैं। सोशियोलॉजी में एक से एक धाकड़ नाम, योगेंद्र सिंह जी से लेके और पता नहीं कौन कौन से, आनंद कुमार, दीपांकर गुप्ता, जिनकी किताबें आप पढ़ते हैं, तो अगर वो खगड़िया वाला या बलिया वाला वहाँ जाएगा तो क्या हालत होगी? वो तो भौचक्का है। और उसकी पहचान तब डिसाइड होती है उसके सेंटर से, उसके इससे। बाकी सारी पहचानें उसकी विलुप्त हो जाती हैं, जाति की पहचान नहीं रहती। ये अनछुआ पहलू है, वो केवल और केवल चुनाव के समय प्रकट होती है। और ये सारी बातें मैं 97 से 2002 के JNU पर कर रहा हूँ, जिसमें ये चीज़ नहीं हुआ करती थी। अच्छा, इसने बहुत गेम को बिगाड़ा है और इसने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अब हम और आप जो बात कर रहे हैं, हमारी जहाँ तक पहुँच है वही दिल्ली की भी है, वही खगड़िया की भी है, वही बलिया की भी है जी। पड़ोस तो एक हो गया है ना। तो जब आप JNU में पहले दिन जाते हैं तो आपके तोते उड़े होते हैं। आप सोचिए कि मेरा पूरा शहर था 1.5 किलोमीटर का, और जब मैं मिंटो ब्रिज पर पहुंचा तो मैंने पूरे जीवन में जितने आदमी नहीं देखे होंगे, मैंने उतने आदमी देखे थे। एक तो दिल्ली स्टेशन पर उतरते ही मेरे होश उड़ गए कि भाई इतनी भीड़ क्यों है, कहाँ है? मेरे पूरे शहर की जनसंख्या उस वक्त थी 2 लाख या 3 कहाँ लाख। से हैं? मैं दरभंगा से हूँ। जी। दरभंगा बिहार से। तो अब उस वक्त मान लीजिए कि वो 2-3 लाख लोग रहते थे वहाँ। मुझे लगता है कि मतलब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही हजारों लोग थे। मैं अपने चैनल पे ना अवनीश भाई कुछ मुझको ढील नहीं देते हैं। मेरे चैनल पे हम कॉफ़ी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी दे दीजिए अवनीश भाई ब्लैक कॉफ़ी बना के ले आए और बड़ी अच्छी महक रही है। हाँ, तो बात कंटिन्यू करिए। तो जब मैं पहुंचा वहाँ, हाँ और मैंने देखा कि जी इतनी भीड़ है, जी, और वहाँ से 615 नाम की बस मिलती है जी और स्टेशन से मिंटो रोड का फासला वो मैंने पैदल तय किया था। जी। एक तो उस पैदल चलने के दौरान ही मतलब आपकी दुनिया बदल गई जी, क्योंकि आप कमला मार्केट देखते हैं, आप भीड़ देखते हैं, आप सब कुछ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 1.5 घंटे बाद ठीक मैं पहुंचा पेरियार हॉस्टल, जहाँ मेरे सीनियर थे। अच्छा, जब आप JNU के गेट से घुसते हैं तो कम से कम 1 किलोमीटर तक आपको किसी भी स्कूल का दर्शन नहीं होता है। तो आपको लगेगा कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये तो जंगल है या ढाबा है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं। फिर उस यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि अच्छा, यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती है क्या? मतलब साफ सुथरे बेंच, जगमगाते हुए बेंच। आपको तो आदत है कि इधर खटमल मार रहे हैं, उधर धुंधलाती हुई बल्ब की रोशनी में आचार्य जी कुछ ज्ञान दे रहे हैं, आप उस ज्ञान को घोंटने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अधिकतर कस्बों और शहरों में हमारे क्या है स्थिति? हाँ, स्मॉल विलेजेस और टाउन्स है ना, छोटे तो यही है। और फिर आपका होता है क्लास से साक्षात्कार, तो आपको समझ में आता है कि आप किस क्लास में हैं, वर्ग, और आप कहाँ पहुँच गए हैं।
क्योंकि आपका टीचर आता है, आपके कंधे पर हाथ देता है, आधे घंटे तक वो अंग्रेजी में क्या क्या बोलता है आपको पल्ले ही नहीं पड़ता है। फिर आधे घंटे के बाद कहता है टी ब्रेक, उसमें वो खुद चाय भी सर्व कर देता है बच्चों को, और उसके बाद बाहर जाके सिगरेट पीता रहता है। आप जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो आपकी ओर सिगरेट भी बढ़ा देता है। तो ये जो डेमोक्रेसी है ना, वो दो प्रभाव छोड़ सकती है। या तो आप पागल हो सकते हैं जी, जो अधिकांश लोग होते हैं, और वही लोग ये सब जेएनयू के बारे में ये करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं या ऐसा करते हैं। या फिर आप उसको बहुत उसी समय आप मैच्योर हो जाते हैं और बहुत सहजता से उसको, अगर आपको पीनी होती है पी लेते हैं, नहीं पीनी होती है पोलाइटली मना कर देते हैं। क्योंकि वहाँ तो टीचर्स शाम में पार्टी भी करते हैं और उसमें भी बुलाते हैं, और वहीं पर नेपोटिज्म भी होता है, वहीं पर सिफारिशें भी चलती हैं, वहीं पर बहुत सारी बातें होती हैं, वहीं पर आपका जेंडर भी काम आता है। हालांकि ये कहने पर मुझे बहुत गालियाँ पड़ सकती हैं, लेकिन जेंडर काम आता है। अब किस तरह से काम आता है वो आप सोचते रहिए, बट जेंडर काम आता है। और जेंडर तो वैसे काम आता है, भारतीय पुरुष के मात्र के मन में वो है देवियों का कल्याण करने की भावना। ऐसा नहीं है क्या? आप किसी देवी को बैग उठा के ले जाते देखते हैं तो आप सहजता से उसका बैग नहीं पकड़ लेते हैं जी, मैं हेल्प कर दूं। तो उसी तरह अगर स्कूल में किसी बालक ने किसी बालिका का बैग उठा दिया तो आप उसको तुरंत भैया और बहना तय करने लगते हैं। ये भी जेएनयू में होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई टापू है या कुछ है। अगर किसी लड़के ने पहले दिन से ही माहौल बना लिया, वो लड़कियों के साथ बैठ रहा है, तो तुरंत इसका समीकरण बैठने लगता था कि फलनवा बहन हो, हाउ तो दूर के रिश्तेदार हो, आई लड़की तो भाव नहीं दे रही है, ये तो उसका शोषण कर रही है। इस तरह से तो कुल मिला के जी कंक्लूड कैसे करेंगे बात को? कंक्लूड ऐसे करेंगे कि जेएनयू की अगर बात करनी है, जाननी है, तो सबसे पहले तो मेरा आग्रह है कि अगर बहुत सामान्य तौर पर जानना है और एकदम सामान्य भाषा में, तो मैं फिर से एक बार प्रमोशन कर लेता हूँ, आप भी कर दीजिए जी, कि बोहेमियन खरीद लीजिए, अमेज़ॉन पर है उपलब्ध, दद्दा बता देंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा डिटेल आप पूरा मुझे दे दीजिएगा, दे दूंगा। उसमें जेएनयू को आप समझ जाएंगे। दूसरे कंक्लूड जो करना है, ये तो खैर रही मजाक की बात, अगर आप खरीदेंगे पढ़ेंगे अच्छा लगेगा, लेकिन अगर जेएनयू को आपको समझना है तो उसको सहानुभूति से समझिए और लोगों की बातों पर यकीन मत कीजिए। अगर आपको इतना डर है, मैं अपनी भतीजी को अभी भेज रहा हूँ जेएनयू, अगर इतनी खराब जगह रहती तो मैं क्यों भेजता? एक वैलिड पॉइंट। भाई मैं तो वहाँ से आया हूँ ना, मैं तो सब कुछ देख के आया हूँ जी, फिर मैं अपनी भतीजी को क्यों भेज रहा हूँ? मैं आज भी कहता हूँ कि अगर भारत में कुछ एक अच्छे संस्थान हैं तो उसमें से जेएनयू है। आप बिना देखे बिना जाने उसको खारिज नहीं कीजिए, और उसको एक बार ज़रूर इस नज़रिए से देखें कि किसी भी समाज का, अगर जेएनयू एक समाज है तो किसी भी समाज का परिचय वहाँ की गंदी बातों से, गंदे लोगों से नहीं मिलता है, वहाँ के अच्छी बातों और अच्छे लोगों से मिलता है। तो उसी जेएनयू का मैं भी हूँ, उसी जेएनयू के हमारे एस जयशंकर भी हैं, उसी जेएनयू के निर्मला सीतारमण भी जी हैं, उसी जेएनयू के वीसी अभी हमारे यूजीसी के चेयरमैन हैं, उसी जेएनयू के बहुत सारे नेता, अभिनेता, बड़े बड़े लोग हुए हैं। और अंत में ख़ास तौर से ये बिहारियों के लिए उसी जेएनयू से सालाना 70 आईएएस भी निकलते हैं। आईएएस नहीं, यूपीएससी के लोग 70 जी एवरेज। ऑन एन एवरेज यूपीएससी में 70 लोग फाइनली जेएनयू से निकलते हैं। 60-70 तो ये थे साहब व्यालोक पाठक जी, और यकीन मानिए कि जब ये आए मेरे पास ना, तो मैंने कहा चलिए आज आपसे बातचीत की जाए। ये इट वॉज नॉट प्लान्ड। तो इन्होंने पूछा किस टॉपिक पे, मैंने कहा नहीं वो है कैमरा जब ऑन हो जाएगा तब मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। तो ये पूरी तरह एक ऑर्गेनिक बातचीत थी, इम्प्रॉम्प्टू ऑर्गेनिक बातचीत थी, जिसकी हमने कोई तैयारी नहीं की थी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बातचीत कैसी लगी, और हम आगे भी ऐसे ही किस्सा गोई, ऐसे ही बात कही
करेंगे। आप मेरे चैनल पे देखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।